आज हम देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। इससे पहले हमने देखा था स्पेक्ट्रोस्कोपी का जनरल कैरेक्टर या जनरल इंट्रोडक्शन। आज हम देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में। इसका जो इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वह कैसे वर्क करता है और स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त कैसे होता है, तो स्पेक्ट्रा की प्राप्ति के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पेक्ट्रा की प्राप्ति कैसे होती है। स्पेक्ट्रा की प्राप्ति कैसे होती है, तो आपको पता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अलग अलग रीजन होते हैं। जिस रीजन के अंदर मॉलिक्यूल उस रेडिएशन का एब्जॉर्ब करता है वह मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा देता है और वह स्पेक्ट्रा उसी रीजन से रिलेटेड स्पेक्ट्रा कहलाता है। जैसे देखो, अगर कोई भी मॉलिक्यूल यूवी रीजन के अंदर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब के फलस्वरूप जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा। और स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या कहते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मॉलिक्यूल आईआर रीजन के अंदर या आईआर रेडिएशन का एब्जॉर्ब करता है और स्पेक्ट्रा देता है तो उसे हम कहेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर उसे हम कहेंगे आईआर स्पेक्ट्रा। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एक और चीज़ याद रखना, जब आईआर रेडिएशन का एब्जॉर्ब होता है तो मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन भी होता है, तो उसके फलस्वरूप भी स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। इसलिए हम आईआर रेडिएशन या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं और जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। क्लियर। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर मॉलिक्यूल जो है माइक्रोवेव रीजन के अंदर एब्जॉर्ब करता है या माइक्रोवेव रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के फलस्वरूप या एमिशन के फलस्वरूप स्पेक्ट्रा देता है तो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जो स्पेक्ट्रा होता है उसे हम कहते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा। जब माइक्रोवेव रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है तो मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर रोटेशन भी होता है और वाइब्रेशन भी होता है, तो जो हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा या कहेंगे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो किस आधार पर देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम देना है, बहुत ही ईजी है, कौन सा रीजन है, कौन सी रेडिएशन है, उस आधार पर। ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का जनरल इंट्रोडक्शन जब मैंने आपको कल बताया था उसमें भी बता दिया था कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसके अंदर जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं। कारण क्या है, कारण ये है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जब होता है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण तो हो रहा है, साथ साथ वाइब्रेशनल और रोटेशनल संक्रमण भी होता है। उस वजह से उसके जो स्पेक्ट्रा की लाइनें हैं उसके अंदर वाइब्रेशनल और रोटेशनल की लाइनें भी मिक्स हो जाएगी, तो स्पेक्ट्रा कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हमेशा कैसे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होते हैं वो हमेशा एक तो ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, और दूसरे कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, बहुत ही जटिल प्रकृति के होते हैं। एक नंबर का सवाल आता है कि ये जटिल प्रकृति के क्यों होते हैं, तो आपको कारण पता है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के साथ साथ वाइब्रेशनल और रोटेशनल संक्रमण भी होता है, तो उनकी भी लाइनें मिक्स हो जाएगी, इस वजह से स्पेक्ट्रा जटिल बनता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसी तरह से आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक बार मैं वापस आपको रिमाइंड करा रही हूँ। ठीक है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसी तरह से माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अलग अलग नाम भी हैं। बहुत प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं, हम जो पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में हमने यूवी के बारे में पढ़ा है और अभी पढ़ रहे हैं, फिर आईआर के बारे में पढ़ेंगे और माइक्रोवेव या रोटेशनल के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जनरल आपको देखना है कि स्पेक्ट्रा की प्राप्ति होती कैसे है। ये तो हमने कह दिया कि स्पेक्ट्रा मिलता है, स्पेक्ट्रा मिलने के लिए जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो क्या है, तो वो आप ऐसे याद रखना कि कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी रीजन के अंदर क्या करेगा, किसी भी रीजन के अंदर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के अंदर जाता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के द्वारा जो रेडिएशन एब्जॉर्ब की जाती हैं, मान लो वो क्या है, एच म्यू क्या है, ऊर्जा है, हम कहते हैं इक्वल टू एच म्यू होता है, तो ये इतनी ऊर्जा इसने एब्जॉर्ब की। ठीक है, ये जो एनर्जी है इसके, ये एनर्जी और दो एनर्जी या ऊर्जा स्तरों का जो अंतर होता है
ये E2 ऊर्जा स्टेट या एनर्जी लेवल तथा ये E1 एनर्जी लेवल है। इन दोनों का ऊर्जा अंतर क्या होगा? डेल E होगा। ठीक है, ये एनर्जी लेवल एक हो गया, ये दूसरा एनर्जी लेवल ये हो गया। मॉलिक्यूल यहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, एब्जॉर्व करके यहाँ जाएगा, यहाँ से वापस यहाँ आएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, अब मैं ये बात कह रही हूँ कि जो भी मॉलिक्यूल रेडिएशन को एब्जॉर्व करेगा, उसके द्वारा जो भी रेडिएशन एब्जॉर्व की जाती है, वो जो दो ऊर्जा अंतर हैं उसके बीच में जो एनर्जी गैप है, ऊर्जा अंतर है, उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो एनर्जी गैप जो है, कितना एनर्जी गैप है? E2 - E1 इक्वल टू डेल E। तो इस डेल E का मान अणु या मॉलिक्यूल के द्वारा अवशोषित होने वाली ऊर्जा के जब बराबर हो जाता है तो उसे हम कहते हैं अनुनाद की अवस्था। क्या कहते हैं? उसे अनुनाद की अवस्था कहा जाता है। कब? जब अवशोषित ऊर्जा का मान ऊर्जा अंतरों के या एनर्जी गैप के बराबर हो जाएगा, उसे कहते हैं अनुनाद की स्थिति। ये अनुनाद जो बेंजीन में अनुनाद पढ़ते हैं वो नहीं है। ठीक है, आप उसको मत लेना। ये स्थिति कहलाती है अनुनाद की स्थिति। ठीक है, अनुनाद की स्थिति कहलाती हैं। और जब मॉलिक्यूल के अंदर अनुनाद की स्थिति आ जाती है तब वो क्या करेगा? तब वो जाता है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि स्पेक्ट्रा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अवशोषण स्पेक्ट्रा, दूसरा होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। ठीक है, दो प्रकार के। तो आपको देखना है कि किस प्रकार से ये दो प्रकार के स्पेक्ट्रा प्राप्त होंगे। तो देखो, मॉलिक्यूल क्या करेगा? hν ऊर्जा अवशोषित की E1 एनर्जी लेवल से E2 एनर्जी लेवल के अंदर जा रहा है। जब ये E1 से E2 के अंदर जाएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा? ऊर्जा का अवशोषण करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। अब एब्जॉर्प्शन के फलस्वरूप अगर स्पेक्ट्रा मिला है, एब्जॉर्प्शन के फलस्वरूप स्पेक्ट्रा मिला है, तो उसे मैं कहूँगी अवशोषण स्पेक्ट्रा या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, कब? जब एब्जॉर्प्शन से मिला है। अब दूसरी कंडीशन देखना। दूसरी कंडीशन ये है कि अब वो मॉलिक्यूल क्या करेगा? जो उसने एनर्जी एब्जॉर्व की थी, हाई एनर्जी लेवल में चला गया, अब हाई एनर्जी लेवल से वापस लो एनर्जी लेवल में आ जाएगा। और उसके फलस्वरूप अगर वो स्पेक्ट्रा देता है, उसके फलस्वरूप अगर वो स्पेक्ट्रा देता है, कब? इमिशन या उत्सर्जन के फलस्वरूप स्पेक्ट्रा देता है, तो स्पेक्ट्रा कौन से स्पेक्ट्रा मिलेंगे हमें? उत्सर्जन स्पेक्ट्रा की प्राप्ति होती हैं। तो बिल्कुल क्लियर है, अवशोषण स्पेक्ट्रा कब मिलता है, उत्सर्जन कब मिलता है। वापस एक बार इसको देख लो। जब कोई भी मॉलिक्यूल ऊर्जा को अवशोषित करता है और अवशोषित ऊर्जा एनर्जी गैप के बराबर हो जाती है, उसे कहते हैं अनुनाद की स्थिति। ठीक है, अनुनाद की स्थिति का मतलब ये है कि अब मॉलिक्यूल क्या करेगा? एक्साइटेशन में जाएगा, स्पेक्ट्रा देगा। तो अब मॉलिक्यूल क्या करेगा? ऊर्जा को अवशोषित करेगा। देखो, जो ऊर्जा अवशोषित करेगा स्पेक्ट्रा का नाम वह हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि यूवी लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सा स्पेक्ट्रा मिलेगा? यूवी स्पेक्ट्रा मिलेगा। IR को एब्जॉर्ब करेगा तो IR स्पेक्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो ये नाम इसके आधार पर देते हैं। तो अगर एब्जॉर्प्शन के फलस्वरूप स्पेक्ट्रा की प्राप्ति होगी तो मैं कहूँगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और जब मॉलिक्यूल वापस अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल में आएगा और स्पेक्ट्रा देगा तो मैं कहूँगी इमिशन स्पेक्ट्रा या उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो ये दो प्रकार के स्पेक्ट्रा की प्राप्ति इस आधार पर होती हैं। अब आता है, ये तो आपका एक बेसिक था इसके अंदर कॉन्सेप्ट कि स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति कैसे होती है। फिर आपको पता है अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रा क्या होता है। फिर ये मैंने आपको बता ही दिया, यूवी स्पेक्ट्रा क्या होगा या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या है, IR क्या है, उसके बाद माइक्रोवेव क्या है, या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा क्या है, या वाइब्रेशनल रोटेशन क्या है। ये जस्ट इस इंट्रोडक्शन था, अभी इसको डिटेल में आगे की यूनिट्स के अंदर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। स्पेक्ट्रोमीटर या हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है? तो देखो, स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण होता है। क्या है ये? एक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। क्या करता है ये उपकरण? इस उपकरण की सहायता से स्पेक्ट्रा की प्राप्ति की जाती है तथा स्पेक्ट्रा का एनालाइज किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी पदार्थ है, हमें उसका स्पेक्ट्रा चाहिए तो हम क्या करेंगे? उस पदार्थ को स्पेक्ट्रोमीटर, उसी का नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उनकी सहायता से स्पेक्ट्रा प्राप्त करेंगे, स्पेक्ट्रा का एनालाइज करेंगे और एनालाइज के आधार पर यौगिक की संरचना का निर्धारण करते हैं। ठीक है, ये किया जाता है किसके अंदर?
स्पेक्ट्रोस्कोपी की शाखा के अंदर, और जिस उपकरण में करते हैं वो क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहलाता है। तो हम बात करने जा रहे हैं जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक फीचर क्या क्या होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं एक स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। बेसिक गुण की मैं बात कर रही हूँ, स्पेशलाइजेशन नहीं कह रही हूँ। अगर मैं कहती कि विशेष गुण क्या होते हैं तो मैं डिटेल में पढ़ाती। हमारे जो टॉपिक दे रखा है वो है कि इसके बेसिक गुण क्या हैं, तो मैं आपको बेसिक गुण बता रही हूँ किसके, स्पेक्ट्रोमीटर के। तो अब इधर आप लिखिए बेसिक फीचर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, बेसिक फीचर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, उसके अंदर क्या क्या बेसिक फीचर्स होते हैं। बेसिक फीचर्स ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। क्या क्या होगा उसके अंदर आपको याद रखना है। सबसे पहले कोई भी स्पेक्ट्रोमीटर होता है तो उसके अंदर सोर्स होता है। सोर्स का मतलब है सोर्स ऑफ लाइट, मतलब कहाँ से लाइट कहाँ से मिलेगी, रेडिएशन हमें कहाँ से मिलेगी, तो किसी सोर्स से हमें कोई भी रेडिएशन मिलती है, ठीक है। और सोर्स क्या करेगा, सोर्स हमें लाइट, प्रकाश या रेडिएशन देता है या रेडिएशन की प्राप्ति होती है। अलग अलग रीजन है तो सोर्स भी अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि हमें अलग अलग रेडिएशन चाहिए। अगर मैं बात करूँ यूवी रीजन, या मैं कहूँ कि मुझे विजिबल लाइट की प्राप्ति करनी है, विजिबल रीजन के अंदर स्पेक्ट्रा प्राप्त करना है, तो उसके लिए जो सोर्स लिया जाता है वो लिया जाता है टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट, देखो बहुत सारे सोर्स हैं, मैं एक एक नाम ही बता रही हूँ ताकि आपको याद करने में इजी रहे, बाकी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो टंगस्टन फिलामेंट लेंगे तो हमें प्राप्त होगी यूवी विजिबल लाइट। अब मैं बात करूँ यूवी की, यूवी लाइट या यूवी रेडिएशन की प्राप्ति के लिए सोर्स क्या होगा, तो आप याद रखना हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप, ठीक है, ये है इसका सोर्स। अगर मैं बात करूँ आईआर रीजन की, आईआर रीजन के अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर याद रखना नर्स्ट ग्लोबर। नर्स्ट ग्लोबर क्या है, नर्स्ट ग्लोबर के अंदर जिरकोनियम, इट्रियम तथा थोरियम क्या है, देखो जिरकोनियम, इट्रियम तथा थोरियम, इन तीनों का एक मिश्र धातु होता है। उस मिश्र धातु की बनी जो रॉड होती है उसको कहा जाता है नर्स्ट ग्लोबर, और नर्स्ट ग्लोबर क्या देता है, आईआर रेडिएशन देगा, ठीक है। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप क्या देगा, वो देगा यूवी लाइट। टंगस्टन फिलामेंट क्या देगा, इसकी जगह हम फोटो सेल भी यूज़ कर सकते हैं, फोटो ट्यूब या फोटो सेल, ये क्या देगा, विजिबल लाइट देता है। तो पहला क्या आता है, सोर्स। बेसिक फीचर के अंदर स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर सोर्स आता है जिससे हमें इस लाइट की प्राप्ति होती है, ठीक है। दूसरा आता है इसके अंदर मिरर, मिरर या कांच, जिसे हम लेंस भी कह सकते हैं, आप लेंस कहो तो भी सही है, लेंस। ये क्या करेगा, मिरर और कांच क्या करेगा, जो भी सोर्स से लाइट आएगी उस लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम या परावर्तित करने का कार्य करता है। जो भी लाइट आ रही है कहाँ से, सोर्स से आ रही है, वो लाइट मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद कहाँ जाएगी, आगे जो सैंपल होंगे, सैंपल सेल और रेफरेंस सेल होगी, वहाँ पे जाती हैं। तो काम इनका क्या है, लाइट को परावर्तित करने का या रिफ्लेक्ट करने का कार्य करते हैं। तीसरा आता है अपना सैंपल या रेफरेंस सेल। अब ये सैंपल सेल और रेफरेंस सेल क्या है, सैंपल सेल और रेफरेंस सेल का मतलब है जिसके अंदर हम सैंपल को रखेंगे। किसके अंदर रखना है सैंपल को, तो उसे हम कहेंगे सैंपल सेल। और सैंपल सेल को हम किसके सापेक्ष, रेफरेंस के, जो भी रेफरेंस सॉल्यूशन होगा या रेफरेंस पदार्थ होगा, मानक पदार्थ होगा, उसके सापेक्ष अपन क्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। तो रेफरेंस पदार्थ को कहाँ रखेंगे, रेफरेंस सेल के अंदर रखते हैं। तो सैंपल जो अपना है, हमने जो सैंपल लिया है या हमने जो रेफरेंस या मानक पदार्थ लिया है, उनको कहाँ रखा जाता है, सैंपल को सैंपल सेल के अंदर और रेफरेंस को रेफरेंस सेल के अंदर रखा जाता है। अब ये किस पदार्थ का बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो सैंपल सेल और रेफरेंस सेल होता है उसमें आपको याद रखना है कि यूवी रीजन के अंदर ये कांच का बना हुआ होता है। किसका, कांच का। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये विजिबल रीजन, ठीक है, विजिबल रीजन के अंदर कांच का। अगर बात करूँ यूवी रीजन के अंदर, तो यूवी रीजन के अंदर ये क्वार्ट्ज का बना हुआ रहता है। किसका, क्वार्ट्ज का बना हुआ रहता है। और अगर बात करूँ आईआर रीजन के अंदर, तो ये NaCl या KCl प्लेट्स का बना हुआ रहता है। ये कह सकते हैं NaCl के जो क्रिस्टल्स होते हैं या KCl के क्रिस्टल्स होते हैं, उनका बना हुआ रहता है। तो देखो सैंपल सेल या रेफरेंस सेल में भी याद रखना है,
यूवी विजिबल के अंदर कांच की बनी हुई होती हैं, यूवी के अंदर क्वार्ट्ज की बनी हुई रहती हैं और आईआर के अंदर NaCl या KCl की बनी रहती हैं। आप कहोगे कि कांच या क्वार्ट्ज की क्यों नहीं ली आईआर के अंदर? तो देखो हर किसी का जो रेडिएशन है उसके लिए स्पेसिफिक गुण होते हैं। अगर आईआर रीजन के अंदर मैं इनको ले लेती तो आईआर रेडिएशन ये जो कांच या क्वार्ट्ज है इसको क्या करता, एब्जॉर्व कर लेता तो स्पेक्ट्रा जो है वो सही से प्राप्त नहीं होता या स्पेक्ट्रा की प्राप्ति में क्या हो जाती, त्रुटि आ जाती। इसलिए हमें याद रखना है कि पर्टिकुलर जो रीजन है उसके लिए पर्टिकुलर सेल या पदार्थ हमें लेना है। तो विजिबल के अंदर कांच, यूवी के अंदर क्वार्ट्ज और आईआर के अंदर NaCl या KCl लेना है। ठीक है, ये है आपका सैंपल। उसके बाद आता है प्रिज्म और इसके अंदर होता है रोटेटरी प्रिज्म, घूर्णन प्रिज्म। प्रिज्म क्या काम करता है? देखो हमने EMR स्पेक्ट्रा पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है तो उसको क्या करता है, यूवी लाइट को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण की घटना कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपको इसके अंदर याद रखना है कि देखो जो भी रेडिएशन आएगी, जैसे मैंने यूवी रेडिएशन ली, ठीक है, अब इसके अंदर मैंने यूवी ली, अब ये जो यूवी रेडिएशन आएगी उस रेडिएशन के अंदर हमें पता है कि किरण जो विकिरण आएगी वो क्या होगी, एक किरणों का पुंज होती है, बहुत सारी रेडिएशन उसके अंदर होगी यूवी के अंदर और सबकी वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति अलग अलग होती हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे काम करना है, हमें एक फिक्स आवृत्ति पे ही काम करना है, हमें बाकी वेवलेंथ की रेडिएशन नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उस रेडिएशन को हम कहते हैं जिसकी वेवलेंथ फिक्स होती है, आवृत्ति फिक्स होती है, उसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उस रेडिएशन को प्रिज्म में से गुजारा जाता है। प्रिज्म क्या करता है, वो घूमता रहता है, रोटेट होता रहता है, उस प्रिज्म के अंदर से गुजारा जाता है। तो होगा क्या, पर्टिकुलर जिस वेवलेंथ की या जिस आवृत्ति की हमें क्या चाहिए, रेडिएशन चाहिए होती है, वो रेडिएशन क्या होगी, यहाँ पे सीधी निकल जाएगी, बाकी जो है वो उसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए ये भी याद रखना है कि जो प्रिज्म होता है वो उसी पदार्थ का लिया जाता है जिस पदार्थ के अंदर हमें, जैसे कि जो यूवी, जैसे बात करें यूवी रेडिएशन की या यूवी रीजन की, तो हम उसी पदार्थ का, जैसे यहाँ पे कांच लिया था तो हम कांच का ही प्रिज्म लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आईआर की बात की, मैंने NaCl लिया था सैंपल के लिए, तो यहाँ पे भी जो NaCl है उसी का ही प्रिज्म लेते हैं, तो उसी पदार्थ का प्रिज्म भी लिया जाता है और वो घूमता रहता है और हमें क्या देगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है जिसकी वेवलेंथ फिक्स हो। ठीक है, तो ये कहलाता है प्रिज्म। उसके बाद इसके अंदर क्या आता है, उसके बाद इसके अंदर आता है डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्टर जो भी लाइट, जो भी रेडिएशन आएगी, देखो यहाँ से रेडिएशन निकलकर सैंपल से निकली, सैंपल से फिर कहाँ आई, इस प्रिज्म के अंदर आई। अब ये प्रिज्म के अंदर से जो लाइट फिर निकलेगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट, हमें पता है कि लाइट कैसी है, ये तो एक तरह की विकिरण है, रेडिएशन है। ठीक है, एक तरह की रेडिएशन है। इस रेडिएशन को किसके अंदर बदलना पड़ेगा, विद्युत ऊर्जा के अंदर, इलेक्ट्रिकल करंट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको कन्वर्ट कौन करेगा, उसको डिटेक्टर कन्वर्ट करता है। तो डिटेक्टर जो होगा वो लाइट या रेडिएशन को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल करंट के अंदर या विद्युत धारा के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, थर्मल थ्योरी पर कार्य करता है। और डिटेक्टर जो है उसके रूप में हम फोटो ट्यूब या फोटो सेल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये है डिटेक्टर का मेन काम। छठा आता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करेगा, प्रवर्धन का कार्य करता है, एम्पलीफाइड्स करता है। जो भी तरंग आई, कौन सी, इलेक्ट्रिकल करंट आती है, विद्युत धारा होती है, उस विद्युत धारा को वो एम्पलीफाइड करेगा, प्रवर्धित करेगा। जैसे AC करंट, DC करंट, उस प्रकार से उसको क्या करेगा, प्रवर्धित या एम्पलीफाई का काम करता है। और लास्ट में आता है आपके एनालाइजर। एनालाइजर क्या करेगा, एनालाइजर उस करंट को जो भी एम्पलीफाई होकर आई है उसको एनालाइज करेगा और एनालाइज करके कहाँ भेज देगा, कंप्यूटर में भेज देगा। तो लास्ट में अपना क्या आएगा, 8 नंबर कंप्यूटर। और कंप्यूटर में हमें क्या मिलेगा, पहले तो देखो कंप्यूटर नहीं होता था, तब रिकॉर्डर होता था और रिकॉर्डर से स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया जाता था। अब कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे डायरेक्ट क्या, स्क्रीन के ऊपर स्पेक्ट्रा सीधा सीधा बना बनाया ही आ जाता है। ठीक है, और आराम से उसकी स्टडी की जाती है। तो ये हैं आपके बेसिक फीचर किसके बारे में, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में। अब मैं आपको डायग्रामेट्रिकली या डायग्राम ड्रॉ करके उसको समझाती हूँ कि किस तरह से क्या होता है। डायग्राम से समझाएंगे यार, ज़्यादा समझ में आएगा।
देखो सबसे पहले मैंने बताया क्या होता है, सोर्स होता है, ठीक है, लाइट का सोर्स होगा, वहाँ से क्या जाती हैं, लाइट जाती हैं। तो ये लाइट का सोर्स है, यहाँ से सोर्स से लाइट जाती है। लाइट कहाँ जाती है, जो भी लाइट आएगी वो कहाँ जाएगी, वो लाइट जाएगी मिरर के ऊपर। ये मान लो मिरर है, इस मिरर के ऊपर लाइट जाती है, ठीक है, ये मिरर है, कांच है, और इस कांच के ऊपर लाइट जाती है। ये लाइट यहाँ आएगी और यहाँ से टकरा कर कहाँ जाएगी, दूसरे मिरर के ऊपर जाएगी। ये दूसरे मिरर के ऊपर ये लाइट टकरा कर आएगी, ठीक है। यहाँ से लाइट वापस प्रवर्धित होकर कहाँ आती है, इधर आती है, बीच में अंदर आएगी। यहाँ पे भी क्या दे रखा है, कांच दे रखा है। तो कुल मिलाकर कांच का काम क्या होगा, कांच का काम होगा जो भी लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करना, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। तो ये सब कांच लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी आपके लाइट प्रिज्म के अंदर, और प्रिज्म क्या करेगा, ये प्रिज्म जो है वो रोटेट होता रहेगा और रोटेट होकर मोनोक्रोमेटिक लाइट देगा। अब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट जो आ गई वो कहाँ जाएगी, आपके सैंपल सॉल्यूशन के अंदर और रेफरेंस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, सैंपल के अंदर और रेफरेंस के अंदर। देखो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सिंगल बीम, एक होता है डबल बीम। सिंगल बीम है तो एक बार हम सैंपल की बात करेंगे, सैंपल को हटाएंगे, फिर रेफरेंस रखेंगे, ऐसे करेंगे। और अगर डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैं तो दो यहाँ पे सेल एक साथ बनी हुई होगी, एक के अंदर लाइट जाएगी सैंपल के अंदर, एक के अंदर जाएगी रेफरेंस सेल के अंदर। तो एक ही साथ में दो काम हो जाएंगे। कब, जब डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर हो तो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सैंपल के अंदर और रेफरेंस के अंदर जाती हैं। इसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है, सैंपल भरा हुआ रहता है। यहाँ से लाइट कहाँ जाएगी, यहाँ से लाइट जाती है डिटेक्टर के अंदर। कहाँ पे जाएगी, डिटेक्टर, और डिटेक्टर क्या करेगा, जो भी विद्युत किरण आई है, जो भी रेडिएशन आई है उसको विद्युत धारा के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और डिटेक्टर से लाइट कहाँ जाएगी, ये जाएगी एम्पलीफायर। कहाँ जाएगी, एम्पलीफायर के अंदर जाएगी, और एम्पलीफायर विद्युत धारा का एम्पलीफाइड कर देगा, उसका प्रवर्धन कर देता है। और प्रवर्धन के बाद ये जाती है या तो रिकॉर्डर में, और अभी रिकॉर्डर की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, रिकॉर्डर की जगह कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर के अंदर जाएगी, और कंप्यूटर के अंदर हमें क्या मिलेगा, उस कंप्यूटर के अंदर जैसे मान लो कंप्यूटर है तो उसके अंदर क्या मिलेगा, आपको स्पेक्ट्रा दिख जाएगा। इस तरह से स्पेक्ट्रा बनाया हुआ यहाँ पे क्या होता है, दिख जाता है। तो आपको स्पेक्ट्रा यहाँ पे दिख जाता है, प्रिंट आउट इसका निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक फीचर है किसके बारे में, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर का बेसिक फीचर कि स्पेक्ट्रोमीटर किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके बेसिक फीचर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। उसके अलावा स्पेक्ट्रा की प्राप्ति कैसे होती हैं। आज के लिए इतना ही है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।